बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ, लेक्चर केमिस्ट्री, और आपके लिए लेकर हाजिर हूँ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री का पास पेपर जो यस्टरडे 9 सितंबर 2025 को कंडक्ट हुआ। बैच 1 का कंप्लीट पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई ट्राइड के बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए हैं और काफ़ी क्वेश्चन मिक्स भी हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्टली वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बैच 1 में इंक्लूडेड थे। तो इसकी कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा बेटा आप लोग जो आज पेपर कंडक्ट हुए हैं 10 दिसंबर को डिफरेंट बैचेस के, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन शेयर करें आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे का सारा पेपर सारे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपना बैच नंबर भी मेंशन करना है, साथ में डेट भी मेंशन करनी है, ताकि वो जो क्वेश्चंस आप शेयर कर रहे हो वो मिक्स ना हो। और हम इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को कलेक्ट भी करेंगे, उनको वेरीफाई भी करेंगे और इंशाल्लाह कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों तक हम प्रोवाइड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। बैच 1 का पेपर काफ़ी टिपिकल भी था, मतलब आप कह सकते हैं बाकी बैचेस से थोड़ा टफ भी था, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस नए तरीके से पूछे गए हैं। तो आज बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीट डिस्कशन की। और इसमें जो हमने आपको कंपोजिशन बताई थी, जो पास पेपर हमने 2022 का आप लोगों के साथ हमने कंपाइल करके शेयर किया था, तो एग्जैक्ट वही बेटा 40 एमसीक्यू थी और हर एमसीक्यू जो है वो 5 मार्क्स की थी। तो टोटल आपके जो स्कोर्स हैं वो 200 स्कोर्स थे और हर क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन पे आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, वन नेगेटिव मार्किंग भी थी। और मोस्टली पेपर जिस तरह आपने उनको गाइड किया था कि आपका मोस्टली जो पेपर था वो एनालिटिकल पोर्शन से था। इसके अलावा बाकी पोर्शन भी थे, ठीक है, जनरल केमिस्ट्री से भी थे, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री भी थी, इनऑर्गेनिक भी थी, लेकिन मोस्टली 60%, 50, 60, 70% आपका जो पेपर था वो आपका एनालिटिकल से था। मैंने बार बार आपको कहा कि मस्ट कवर करें एनालिटिकल टेक्निक्स को, क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से पढ़ें, स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से पढ़ें, और इसके अलावा इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनको पढ़ें, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री पे वर्क करें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अटोमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स। तो न्यूक्लियर चार्ज भी जनरली बढ़ता है, लेकिन वो ये फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर नहीं है किस में, अटोमिक रेडियाई को इंक्रीज करने में। तो अटोमिक रेडियाई बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। Two readily interconvertible isomers keto and enol, this is called the tautomers, इसको कहते हैं कीटो एंड इनोल टाटोमर्स इसको कहा जाता है। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल चिलेट्स, इसको हम कहते हैं सीक्वेस्टेरिंग एजेंट्स कहा जाता है। ये एक नई टर्म है, सीक्वेस्टेरिंग एजेंट्स। ये वो केमिकल होता है जो क्या करता है, मेटल आयन को लिक्विड के अंदर बाइंड करता है, ठीक है, सच एज वाटर आप लिक्विड ले लें, और इट बाइंड टू फॉर्म द कम्प्लेक्स, और उनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी चिल्लेट्स कहा जाता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं चिल्लेटिंग एजेंट कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है। तो ये है जी सिक्वेस्टेरिंग एजेंट्स इनको कहा जाता है। इस तरह का ऑप्शन था तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ग्रुप डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। डीएक्टिवेट कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि एल्डिहाइड, यहाँ पे फार्माइल ग्रुप मौजूद है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। इन HPLC मेन पर्पज ऑफ ग्रेडियंट इलियन, ग्रेडियंट इलियन की हमने बात की थी, जिसमें आप मोबाइल फेज की कंपोजिशन को वेरी करते हैं। तो ग्रेडियंट इलियन से आपकी जो कंपाउंड होते हैं वो वाइड पोलैरिटी रेंज में आप उनको सेपरेट आउट करवा रहे होते हैं कंपाउंड्स को, वाइड पोलैरिटी रेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स विद द वाइड पोलैरिटी रेंज। 6 है जी, टॉलिन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। जब भी हम KMnO4 की प्रेजेंस में टॉलिन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास जो एक्सटर्नल कार्बन होता है ये ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, ये आपका बेंजोइक एसिड बन जाता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। MRI बेसिकली वर्क करती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहते हैं। तो ये NMR के रूल पे, प्रिंसिपल पे काम करती है। स्टेशनरी फेज इन द आयन एक्सचेंज, बीड्स हम यूज करते हैं, रेजन्स यूज करते होते हैं, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर के अंदर बात की थी। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। और ट्रिपलेट पीक इन दी NMR मीन हाउ मैनी नेबरिंग प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन होंगे, n+1 फार्मूला यूज होता है। तो 2 नेबरिंग प्रोटॉन होंगे, 2+1 इज इक्वल टू 3, ट्रिपलेट पीक आएगी, ठीक है। तो 2 नेबरिंग प्रोटॉन होंगे, बीटा ऑप्शन।
विच करेक्टरिस्टिक नॉट शोन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स भी होते हैं। जबकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, उनकी डेफिनेशन यही है कि उनमें आपका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पार्शली फिल्ड होना चाहिए। जब पार्शली फिल्ड होगा तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सूटेबल आंसर बनेगा अल्फा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉलम एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय दी। जब भी कॉलम एफिशिएंसी की बात करें तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स, जो कि n इज इक्वल टू दी L ओवर H, लेंथ ऑफ द कॉलम एज वेल एज हाइट ऑफ द वर्टिकल प्लेट। कॉलम की लेंथ बढ़ाने से भी आप नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स बढ़ती हैं, ठीक है। और इसी तरह लेंथ बढ़ा दें, नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेट्स बढ़ा दें तो कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ पे चार्ली ऑप्शन होगा, अगर दोनों बहुत का ऑप्शन था तो वो करेक्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपने बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है जिसमें मोर एसिडिक बिहेवियर हो, और वो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका फॉर्मिक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है, HCOOH जो हाइड्रोजन है दिस इज नॉट दी प्लस आई इफेक्ट ये नहीं रखता, ठीक है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। बाकी देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट है, ये इथाइल ग्रुप है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बेंजाइल है तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाते हैं, और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है इसका निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये लेस एसिडिक करेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, एक तो यह बात याद रखिएगा, बेसिसिटी का जो कंसेप्ट है याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगी, अगर हम इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो वीक कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। वीक कॉन्जुगेट एसिड अगर होगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो इसी रिलेशनशिप पे हमने देखना है। CH3 नेगेटिव है तो इसका CH4 कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है। इसी तरह NH2 का इमाइड का NH3 बनता है, और H का जो है ना वो H2 बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी pK वैल्यू को देखें तो pK वैल्यू कहती है कि जो आपके पास CH4 है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी इनकी मोर pK वैल्यू होती है। जिसकी मोर pK वैल्यू होगी वो वीक एसिड होगा और बेस वो स्ट्रॉन्ग होगी। इस वजह से इसका जो ट्रेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो आपका बीटा बनेगा, मिथाइल, ठीक है। उसके बाद आपका इमाइड है और फिर उसके बाद हाइड्राइड है, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द रिवर्स फेज HPLC, जब बात रिवर्स फेज की आती है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपकी स्टेशनरी फेज होगी वो कौन सी होगी, नॉन पोलर नेचर होगी। नॉन पोलर स्टेशनरी फेज आप यूज कर रहे होंगे। एंड मोबाइल फेज इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो मोबाइल फेज आप यूज करेंगे कौन सी, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि आपके पास मेथनॉल है या एथेनॉल है, ये यूज करेंगे। तो इस वक्त जो आपका जो रिटेंशन टाइम होगा, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल फेज है वो पोलर है, तो वो आपके एनालाइट को लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, जिस वजह से आपका जो एनालाइट है वो स्टेशनरी फेज के साथ कम टाइम गुजारेगा, तो जिसकी वजह से उसका रिटेंशन टाइम होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो रिटेंशन टाइम आपका डिक्रीज करेगा, वो जल्दी जल्दी इल्यूट होगा। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। इन दी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच सोर्स इज यूज, तो हालो कैथोड है, इस तरह का कोई ऑप्शन था, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होता है जो प्योर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी बेस्ट एग्जांपल है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KMnO4, ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके अलावा बाकी ऑक्सैलिक एसिड है, ये देख लें, या इसमें से जो वर्ड यूज हुआ है KHP, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट इसको कहते हैं। तो ये भी सारे के सारे कौन से हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट ऑप्शन। 17 है, इन द इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री मेटल डिपोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप कह लें, जो पोटेंशियल दिया जाता है, ये इस तरह का ऑप्शन था, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। द रगडनेस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द रिएक्शन रेफर्स टू दी, तो ये एक टर्म यूज होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 18वें का C बनेगा करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट अंडर द डिफरेंट कंडीशंस, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मोलैरिटी ऑफ 10% NaOH, तो वेरी सिंपल, 10% AOH का मतलब है कि 10 ग्राम इन 100 ml। तो मोलैरिटी का फार्मूला यूज कर लें, सिंपल फार्मूला है, ठीक है, उसको आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो आंसर आपका बनेगा वो 2.5 मोलर बनेगा।
इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। इस तरह की कैलकुलेशन हमने बार बार डिस्कस करवाई हुई है। विच इंडिकेटर इज यूज इन दी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो इसमें स्टार्च का ऑप्शन था, एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 21 है 0.1 मोलर सोल्यूशन कंटेन हाउ मैनी मिली मोल्स। अच्छा ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप मोल्स निकाल लें जिस तरह आम रूटीन में निकालते हैं आप। 0.1 मोलर सोल्यूशन भी गिवन है, आपका वॉल्यूम भी गिवन है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दी मोलैरिटी ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे आप क्या कर लें, आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर लें, और आपकी जो मोलैरिटी आती है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, सॉरी यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे बनते हैं 0.1 मोल्स बनते हैं, 0.01 मोल्स बनते हैं। अगर आप इसको मिली मोल्स करना चाहेंगे, ठीक है, 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके क्या बनेगा, 10 मोल्स जाके बनेंगे। सॉरी ये मोल्स बनते हैं, सॉरी ये मोल्स हैं, तो इसको मिली मोल बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10 मिली मोल्स आपका आंसर बनेगा। एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वर टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं जबकि कीटोन नहीं देते, तो जनरली हम एल्डिहाइड्स के लिए यूज़ करते हैं। 23rd है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू एट द वन इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड गैसेस, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको कहते हैं। 24 है जी, इफ अ स्पीशी एड्स इलेक्ट्रॉन एंड हैव द नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर एक स्पीशी ऐड इलेक्ट्रॉन करते हैं और वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो याद रखिएगा वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, उसमें फर्दर आप नेगेटिव चार्ज करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, लेस स्टेबल बन जाएगी। तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अगर आप मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो लेस स्टेबल हो जाएगी। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फाइबर्स यूज इन दी एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिव, एरोस्पेस एंड ऑटोमेटिव में जो फाइबर यूज करते हैं वो कार्बन के आप फाइबर यूज करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो कार्बन का फाइबर होता है एक तो स्ट्रांग होता है, वेरी स्टफ होता है, लाइट फिलामेंट्स होते हैं, इसलिए स्पेस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, एरो क्राफ्ट्स के अंदर, एरोस्पेस के अंदर। एल्फा ऑप्शन। 27 है, वो कहता है 0.1 मोलर आपके पास कैल्शियम आयन है, 0.1 मोलर जिंक आयन है, ये आप फास्फीन के साथ रिएक्ट करके फास्फाइड बनाते हैं, और दोनों जनरली आपके पास कह लें कि इनसॉल्युबल ही होते हैं और ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। लेकिन जो जिंक है दिस इज़ वेरी लेस सॉल्युबल, और ज़्यादा यानी कि लेस सॉल्युबल होता है, आप इनसॉल्युबल कह लें, जिस वजह से इसके प्रेसिपिटेट जल्दी जल्दी बनेंगे, इसके बाद में जाके बनेंगे। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 28 है जी, बोहर्स मॉडल इफेक्ट, इस तरह का कोई क्वेश्चन था तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें, अगर था तो आप इसके ऑप्शन भी, अच्छा जो जो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है तो काइंडली आप लोग ज़रूर मेंशन करें, और विद द क्वेश्चन नंबर, जब भी आप कमेंट किया करें तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ सर फलां क्वेश्चन में आपके यही ऑप्शन ऐड कर दें। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सर्कुलर पाथ एंड एनर्जी लॉस, इस तरह का ऑप्शन था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, H3PO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आप देखेंगे 3 हाइड्रोजन के हैं, फास्फोरस 31 है, 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो गया, जो गया 98, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन 3 है तो 3 पे डिवाइड कर लें, जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना बनेगा, 32.6 या 7 के राउंड अबाउट आंसर होना चाहिए था। एल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच इज यूज फॉर द स्ट्रक्चर इलूसिडेशन के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट टेक्निक NMR है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट ने जो हमें मेरे साथ ऑप्शन शेयर किए वो नहीं है, तो इसलिए इसके बाद स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करने के लिए वो आपके पास बेस्ट टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू फॉर्म द स्ट्रक्चर इन द लेटेस्ट, दिस इज कॉल्ड द लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं इसको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 सेम 98 एटॉमिक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 2 इसके रिप्लेसेबल आयन है हाइड्रोजन, 2 पे डिवाइड करें तो 49 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, 25 ml of 0.1 molar HCl added in 30 ml of NaOH, what is the normality। तो ये डिल्यूशन फार्मूला है, ठीक है, सिंपल। अच्छा यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी पूछी गई है, फिर भी मसला नहीं है क्योंकि आपके पास मोनो एसिड्स हैं, मोनो इक्विवेलेंट हैं, इसमें कोई डाई इक्विवेलेंट तो है नहीं, तो सिंपल आप इसमें डाइल्यूशन फार्मूला लगा दें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये आपके पास स्टॉक सोल्यूशन होगा, ये आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। स्टॉक आपके पास 0.1 मोलर HCl है और इसका वॉल्यूम 25 ml है। M2 आपके पास हमने निकालना है मोलैरिटी, और V2 जो है आपके पास कितना 30 ml है।
m2 को फाइंड आउट कर लेते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 30। इसको सॉल्व करें बेटा तो आपका आंसर 0.08 मोलर है। और क्योंकि ये मोनो एसिडिक हैं और तो इस वजह से इनकी जितनी मोलैरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी, तो 0.08 नॉर्मल आपका आंसर बनेगा। ये ऑप्शन में था। 34 है बेस लाइन ड्रिफ्ट इन द गैस क्रोमेटोग्राफी इज मेनली ड्यू टू। बेस लाइन के अंदर जो ड्रिफ्ट आती है वो आपके पास मोबाइल फेज के अंदर कंटेमिनेशन की वजह से आती है, ठीक है। कैरियर गैस जो होती है मोबाइल फेज आपकी, वो अगर कंटेमिनेटेड है तो फिर आपकी बेस लाइन के अंदर एक ड्रिफ्ट आएगी, चेंज आएगा। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैलकुलेटेड बाय दी, कोई इस तरह का ऑप्शन था, वैन डम्टर इक्वेशन या n इज इक्वल टू l ओवर h, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। इंडिकेटर यू इन द रेडॉक्स टाइट्रेशन KMnO4 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यदि NMR इनएक्टिव, ये हमने अपने मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको पता है वो NMR न्यूक्लियाई जो है वो NMR इनएक्टिव होते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और ऑड नंबर ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ जिनके न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियाई NMR इनएक्टिव होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा बनेगा, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकेटाइन, ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द कार्बोकेटाइन, यानी कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। विच विल गिव द SN1 रिएक्शन, कौन SN1 रिएक्शन देता है, तो टर्शरी जो कार्बोकेटाइन होता है वो SN1 रिएक्शन देगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ ये फॉर्माइल ग्रुप in using the carbon monoxide in the presence of aluminium chloride and cuprous chloride जो catalyst यूज होते हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन-कोच रिएक्शन कहते हैं। तो ये काफ़ी दफ़ा हम अपने क्विज़ेस में दे चुके हैं। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की डिस्कशन। 40/40 क्वेश्चन जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं, आपने मस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। और बाकी रही बात आपके रिजल्ट्स के हवाले से, बेटा ये एटॉमिक एनर्जी के जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत लेट आते हैं। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे अकॉर्डिंग टू दी रिटन स्कोर्स, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आपके एड्रेस के ऊपर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी वेट करें, इसमें 4 मंथ भी लग सकते हैं, 5 मंथ 6 मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है टेस्ट के बाद वाला प्रोसेस ये लेंथी प्रोसेस होता है। बाकी बेस्ट विशेस जिनका आज पेपर हुआ, आप लोग मस्ट क्वेश्चन शेयर करें और ट्राई किया करें कि जितने भी क्वेश्चंस आपको याद होते हैं ना, वो आप एक सिंगल मैसेज में व्हाट्सएप पे या आप वैसे टाइप करके उसको कॉपी करके शेयर किया करें, ताकि सारे क्वेश्चन हमारे पास जो है ना वो एग्जैक्ट एक ही मैसेज में पहुँचें। और हमारे लिए उन क्वेश्चंस को सेग्रीगेशन करना, उनको एक जगह पे रखना, फिर वहाँ से क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह बाकी जो पेपर्स हमें जैसे जैसे कंप्लीट पेपर हमारे पास आता रहेगा कंपाइल करके, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।